इजराइल ने नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने सबसे भरोसेमंद जनरल इयान जमीर को इजराइल डिफेंस फोर्स का चीफ बनाया है। वहीं हमास की अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड के चीफ जकारिया जुबैदी को आजाद भी कर दिया गया है। सबसे खूंखार कमांडर के नाम से कुख्यात जकारिया ने यरूशलेम को जल्द आजाद कराने की धमकी भी दी है। तो उधर दूसरी तरफ नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने डेजर्ट वॉर शुरू कर दिया है। एक तरफ नेतन्याहू हैं, दूसरी तरफ जुलानी और अहमद अल-शरा। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने निकले हैं तो जुलानी ने ट्रंप के सबसे दमदार साथी से मुलाकात कर ली है। अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सऊदी अरब को चुना है। क्या ये ग्रेटर अरब अलायंस की तस्वीर है? प्रिंस सलमान के लिए क्या जुलानी एर्दोआन का पैगाम लेकर पहुंचे हैं? अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जुलानी की सऊदी पॉलिसी के मायने बहुत खतरनाक माने जा रहे हैं। क्या इसीलिए अमेरिका दुश्मनों को तलाश कर मार डालने की धमकी देने लगा है? सुपर पावर ने सोमालिया में युद्ध ट्रेलर दिखाया। आईएसआईएस पर भीषण हवाई हमला करके ट्रंप ने बैटलफील्ड का दायरा भी बढ़ा दिया है। सोमालिया में अमेरिका का भीषण हमला, गुफा में छिपे टेरर कमांडर को मार डाला। अब अरब से अफ्रीका तक बरसेगा बारूद। बशर के बाद एर्दोआन का नंबर आ गया। अमेरिका ने फिर दुश्मन को मार डालने के बाद घोषणा की है। इस बार दुश्मन का खात्मा अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में किया गया। बगदादी ब्रिगेड के अटैक कमांडर को उसकी गुफा में ही बारूद बरसाकर ट्रंप ने भस्म कर डाला है। अमेरिकी नेवी के हवाई हमले के खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को इस हमले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज के जरिए दी। सोमालिया में सुपर पावर के हमले के साथ ट्रंप की जो धमकी है वो कई देशों के लिए अलार्म है। ट्रंप ने सोमालिया स्ट्राइक के बाद ऐलान किया है कि अमेरिका के दुश्मनों को अब धरती के कोने कोने पर तलाश करके साफ कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। आज सुबह मैंने सोमालिया में आईएसआईएस के अटैकर कमांडर और उसके भर्ती किए गए आतंकवादियों पर सटीक सैन्य हमले के आदेश दिए थे। गुफाओं में छिपे मिले ये आतंकी संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए खतरा थे। हमले में आतंकियों की गुफाओं को नष्ट कर दिया गया है। कई आतंकियों को मार डाला गया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सेनाएं हर दिन नए धमाके कर रही है। पहले सीरिया और अब सोमालिया में जंगी जेट के इस्तेमाल से साफ है कि सुपर पावर दुश्मनों पर कोई रहम नहीं बरतने जा रहा। मगर अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और कमांडर जुलानी ने अमेरिका से सबसे बड़े सहयोगी सऊदी अरब से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। अपनी पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब पहुंचे अहमद अल-शरा का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा विदेश मंत्री असद अल-शैबानी के साथ रियाद की यात्रा पर पहुंचे हैं। रियाद के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने अहमद अल-शरा का हवाई अड्डे पर स्वागत किया है। अहमद अल-शरा के सऊदी यात्रा की वजहों में 2011 की क्रांति के बाद लड़ाका ग्रुप को पहुंचाई गई मदद भी मानी जा रही है। मगर अहमद अल-शरा की प्रिंस सलमान से मुलाकात को अरब वर्ल्ड अलायंस बनाने की पहल के तौर पर भी बताया जा रहा है। कभी हयात अल तहरीर के सरगना रहे कमांडर जुलानी अब अहमद अल-शरा हैं, जिनकी मेहमान नवाजी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। जुलानी की सऊदी अरब विजिट से ईरान में भी टेंशन हाई है। जुलानी प्रिंस का गठजोड़ अब अरब लीग की नई टीम बनता जा रहा है, जिसकी लगाम तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन के हाथ में होगी। इस बीच इजराइल भी आर पार के युद्ध के लिए तैयार हो रहा है।
पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात से पहले ही इजराइल के कमांडर इन चीफ का नाम फाइनल कर दिया है। नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल एयाल जामिर को चुना है। इजरायली सेना की वेबसाइट के मुताबिक जामिर ने 2018 से 2021 तक सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की भी जिम्मेदारी संभाली। जनरल जामिर एक बार आईडीएफ के दक्षिणी कमान को भी लीड कर चुके हैं। यही कमान गाजा सीमा सहित सैन्य संचालन और रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। जनरल जामिर पहले नेतन्याहू के सैन्य सचिव भी रहे हैं। 2022 में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हर्जी हवेली के इस्तीफे के बाद जामिर को जिम्मा सौंपा गया है। जनरल एयाल जामिर 6 मार्च से फुल एक्शन में आ जाएंगे। जनरल जामिर पीएम नेतन्याहू के भरोसेमंद हैं। उन्हें नेतन्याहू 2 बार पहले भी आईडीएफ चीफ बनाने का मन बना चुके थे। हालांकि तब उनके सीनियर जनरल को तवज्जो दी गई, मगर हर्जी हलेवी के आर्मी चीफ बनते हुए भी जनरल जामिर अहम मौके पर नेतन्याहू के साथ देखे जाते रहे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी जनरल जामिर की जमकर तारीफ की। हमास से युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाले जनरल को युद्ध की कमान सौंपकर नेतन्याहू ट्रंप से मिलने गए हैं। हालांकि इजराइल ने एक नई मुसीबत खुद मोल ले ली है। इजराइल ने हमास से युद्ध समझौते के बाद अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के चीफ जकारिया जुबैदी को आजाद कर दिया है। 49 साल के जकारिया जुबैदी ने अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के लड़ाकों से 2002 में इजराइल को दहलाया था। जुबैदी ने बेत शियान में लिक्विड पोलिंग सेंटर पर हमला करवा करके 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जुबैदी ने 2004 में तेल अवीव में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। 2021 में जुबैदी इजराइल की गिलबोआ जेल से भाग निकला था, लेकिन उसे फिर से आईडीएफ ने दबोच लिया। हमास लड़ाकों के बीच जुबैदी सबसे बड़े जिहादी के तौर पर कुख्यात है। شعور الحرية شعبنا الفلسطيني من 80 عام من 100 عام وهو يبحث عن حريته. فموضوع الحرية لا يوجد أي كلمة غير حرية، وشعبنا الفلسطيني يجب أن يحصل على حريته بأسرع وقت، وآن الأوان أن يحصل شعبنا الفلسطيني على حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف। इजराइल ने चलते फिरते मानव बम कहे जाने वाले जुबैदी को रिहा तो कर दिया, लेकिन ये धमकी भी दी है कि अगर जुबैदी किसी भी तरह की साजिश में पाया गया तो उसे हमास चीफ या इस्लाम की तरह ही मारा जाएगा। नेतन्याहू ने हमास को यह मैसेज भी दिया है कि 3 चरण में हुए समझौते की एक भी शर्त अगर टूटी तो हमास को खत्म कर दिया जाएगा। מוקדם יותר השבוע, בפעימה הקודמת, הבהרנו באופן נחוש שלא נקבל את הפרת ההסכם. התעקשנו על כך והקדמנו בשבוע את שחרורם של 3 מחטופינו. כמו כן, אחרי המראות שכולנו ראינו שלשום, דרשנו יציאה בטוחה של חטופינו בשחרורים הבאים. וכפי שראיתם היום, העמידה האיתנה הזו הוכיחה את עצמה. המסר עבר, התקבל ובוצע. ישראל מצפה שכל הפעימות הבאות इजराइल जिस तरह युद्ध की तैयारी कर रहा है, दुश्मनों को धमकाकर डरा रहा है, उसका कोई खास असर वॉर जोन में दिखाई नहीं दे रहा। गाजा पर दिए ट्रंप के सुझाव को हमास ने ही खारिज कर दिया है। कई अरब देशों ने भी ट्रंप के सुझाव को बेमानी बता दिया है। فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تحت أي عنوان، العنوان المؤقت أو الأمد الطويل كما استخدم في التعبيرات التي نسبت إليه، أقول إنه إذا كان الشعب الفلسطيني وهو يقع تحت الإبادة الجماعية لم يتم تهجيره أو نقله من قطاع غزة وبقي مرابطا ورابضا على أرضه، فما الذي سيدعوه إلى الانتقال أو إلى التهجير مرة أخرى بعد أن توقفت الحرب وبعد أنه يفترض أن يعاد بناء इजराइल के दुश्मनों की अकड़ ढीली नहीं पड़ी है। हमास, हुथी और हिजबुल्लाह सही मौके के इंतजार में हैं, तो वहीं नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन सीरिया के नए सर्वे सर्वा हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खासम खास कमांडर जुलानी सीरिया से इजराइल को भगाने का मिशन ऑन कर चुके हैं। प्रिंस सलमान से जुलानी की मीटिंग इसी सिलसिले में होनी है। अगर प्रिंस सलमान ने जुलानी का साथ दिया तो खाड़ी का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। सऊदी अरब लीग का सबसे पावरफुल देश है, जिसके इशारे पर कई छोटे देश चलते हैं।
अब तक अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी रहा सऊदी अरब का पाला बदलना इजराइल का भी नहीं बल्कि अमेरिका का भी सबसे बड़ा घाटा होगा। प्रिंस सलमान ने जुलानी से मिलने से पहले ही तुर्की से जंगी जेट की डील के सिग्नल भी दे दिए। तुर्की में करीब 100 कान फाइटर जेट की खरीद को लेकर के दोनों देशों की बातचीत हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट खरीदने के प्लान को बदल करके अब तुर्की से डील का रुख किया है। तुर्की के कान फाइटर जेट को अब स्टील्थ बताया जा रहा है, जो कि रडार की पकड़ से भी बाहर होता है। तुर्की तरह तरह के तरीके से अरब देशों पर डोरे डाल रहा है। इजराइल विरोधी सभी देशों को एक मंच पर लाकर एर्दोआन नेतन्याहू से टकराने का प्लान बना रहे हैं। कमांडर जुलानी को जैसे सीरिया में शह देकर के तुर्की ने बशर का तख्ता पलट किया, वैसे ही कुछ इजराइल के साथ हो सकता है। हालांकि जिस तरह अमेरिका वॉर जोन में रोज नए धमाके कर रहा है, उससे तुर्की की कोई तरकीब कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद अब मुमकिन है कि खाड़ी में कई फ्रंट पर युद्ध की आग भड़क उठे। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक जनरल को 10 दिन के अंदर ही दूसरी बार यूक्रेन भेजा है, और जब यह जनरल लौटकर आया तो यूक्रेन पर 165 मिसाइलों से अटैक कर दिया गया। अब 5 फरवरी को लेकर यूक्रेन में बहुत बड़ा खौफ फैला हुआ है। तारीख 1 फरवरी 2025। 165 मिसाइल और ड्रोन। टारगेट यूक्रेन के 4 शहर। जब ये धुआं हटेगा तो यूक्रेन और डरेगा। पुतिन ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए पुतिन ने 1 फरवरी को वो किया जिसे देखकर ज़ेलेंस्की 24 फरवरी का दिन याद रखेंगे। सबसे पहले पोल्टावा में 1 फरवरी को हमला, फिर खार्किव में भी 1 फरवरी को हमला, इसके बाद ओडेसा में भी 1 फरवरी को हमला, और आखिर में ज़ापोरिज़िया में भी 1 फरवरी को हमला। Загалом тільки у ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів різних типів. Окрім Полтавщини, під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні. Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними і такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитись жодного способу постачання в Росії критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जिस युद्ध को 1070 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसमें यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पोल्टावा से लेकर ओडेसा और खार्किव से लेकर ज़ापोरिज़िया तक पुतिन की मिसाइल और रॉकेट ऐसे बरसे हैं जिसकी ज़ेलेंस्की की सेना ने उम्मीद तक नहीं की थी।
1000 किलोमीटर का मोर्चा इस वक्त इतना खतरनाक बन चुका है कि फरवरी महीने में अगला हमला कहां होगा और कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पोल्तावा में पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन की इमरजेंसी पावर ग्रिड को टारगेट किया है। सबसे बड़ा नुकसान पोर्ट सिटी ओदेसा में हुआ है। 1 फरवरी 2025 की तारीख ये शहर और ज़ेलेंस्की याद रखेंगे, क्योंकि इतनी तबाही एक साथ इस शहर ने पिछले 3 सालों में कभी नहीं देखी। पुरानी इमारतों से लेकर नया इंफ्रास्ट्रक्चर सब पुतिन के गुस्से का शिकार बने। ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। Зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередня балістика, удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову і знову ППО – перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. ज़ेलेंस्की के पास अब पलटवार के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए पुतिन के हमले के जवाब में यूक्रेन का काउंटर अटैक भी हुआ और ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर उतार दी गई यूक्रेन की ड्रोन फोर्स। ब्रयांस्क को टारगेट बनाया। बेलगरद और सारातोव पर भी ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 9 ड्रोन को मार गिराया है। Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними і такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитись жодного способу постачання в Росії критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати. यूक्रेन में हाहाकार मचा है। जनवरी के बाद फरवरी 2025 का महीना यूक्रेन के युद्ध के सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाले हैं। पुतिन के ताजा अटैक के बाद यूक्रेन की यही सूरत नजर आ रही है और अब पुतिन की तरफ से जारी हुए नए वीडियो में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सेना के अंदर बड़ा हड़कंप मच गया है। जनवरी में पुतिन के ऑर्डर पर 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले 21 जनवरी को रूस का सबसे बड़ा कमांडर और पुतिन का सबसे भरोसेमंद जनरल अचानक यूक्रेन की जमीन पर उतरा और फिर यही 31 जनवरी को भी रूस के सेना अध्यक्ष को यूक्रेन में देखा गया। बहुत ही सीक्रेट मिशन को बहुत ही खुफिया ऑर्डर लागू करने के लिए अंजाम दिया गया। युद्ध में जो तबाही हुई उसके लिए रूस के सबसे खतरनाक फौजियों को बहादुरी का तमगा दिया गया। ये हैं चीफ ऑफ रशियन जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव। आखिर यूक्रेन की जमीन पर बार बार क्यों पहुंचे हैं रूस के ये सबसे खतरनाक कमांडर? जनरल वैलेरी गेरासिमोव, जिसे ज़ेलेंस्की की फौज कहती है कमांडर खामोश खोपड़ी, जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन का मानना है कि जनरल वैलेरी गेरासिमोव का डोनेट्स्क में आना बताता है कि पुतिन की तरफ से बहुत बड़े हमले का सिग्नल मिल चुका है। क्या पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं? कमांडर वैलेरी का खौफ बहुत ज्यादा है। रूस की फौज भी जनरल वैलेरी की कमान में लड़कर कहती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमांडर वैलेरी ने क्या फैसला किया? रूस की अटैक वाली स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव हुआ? और डॉनबास से कुर्स्क तक क्या अब पुतिन करने जा रहे हैं? ये फरवरी के महीने में ही देखने को मिलने वाला है। इस बात की गारंटी कमांडर वैलेरी का दौरा दे रहा है। 1 फरवरी 2025 को पुतिन ने जो हमले किए उसे इस दौरे का नतीजा माना जा रहा है। ऐसे हमले जिन्हें देखकर ज़ेलेंस्की 1 फरवरी का दिन याद करेंगे और इंतजार करेंगे 24 फरवरी का, जब यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले पोल्तावा में 1 फरवरी को हमला, फिर खार्किव में भी 1 फरवरी को हमला, इसके बाद ओदेसा में भी 1 फरवरी को हमला और आखिर में ज़ापोरिज़िया में भी 1 फरवरी को हमला। पुतिन बता रहे हैं कि फरवरी में फटने लगा है यूक्रेन। 1 फरवरी को रूस की सेना ने किसी को नहीं बख्शा। पुतिन ने जहां इशारा किया वहां 165 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए गए। रूस के इस हमले का शिकार 4 शहर बने हैं। यूक्रेन में जलती हुई इमारत बता रही है कि उसका एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम हुआ है। ज़ेलेंस्की की सेना अब तक बड़े बड़े दावे करती रही है। हालांकि तस्वीरें बताती है कि यूक्रेन बुरी तरह पिट रहा है और पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े मिशन को मंजूरी देने वाले हैं। अब जनरल वैलेरी का यूक्रेन का डबल दौरा बता रहा है कि पुतिन का सिग्नल बहुत खतरनाक है, जिसकी तरफ पुतिन के बहुत ही खास साथी एलेक्सी जुरावल्योव ने इशारा किया था। कमांडर वैलेरी
गेरासिमोव के इरादे कुछ एलेक्सी जुरावल्येव को बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एलेक्सी ने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए पुतिन तैयार हो जाएं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। पुतिन को पश्चिम से युद्ध से हिचकना नहीं चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो बात पुतिन खुद नहीं कहना चाहते, वो अपने करीबियों से कहलवा कर नेटो में दहशत पैदा करना चाहते हैं? क्या इसे पुतिन की तरफ से अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी कहा जाए? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है वो पुतिन का बेहद करीबी है। रूस में संसद की रक्षा समिति के उप प्रमुख और सीनियर सांसद एलेक्सी जुरावल्येव ने कहा कि देश के नौजवानों को अगले 3 सालों में विनाशकारी विश्व युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पश्चिमी देशों के साथ रूस से टकराने का खतरा है और मॉस्को को इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अब रूस को डराने वाली खबर वॉशिंगटन डीसी से आई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर ऐसा फैसला किया है जिससे कीव और मॉस्को दोनों जगह पावर सेंटर बेचैन हैं। ट्रंप बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है। The soldiers are just shooting at each other. You know, it's a very flat land. I said this the last time. Very, very flat land. The only place that a bullet stops is when it hits a person. And they're hitting a lot of people. They're hitting a lot of soldiers, but on both sides. You know, I think Russia would probably say close to 800,000, and Ukraine 600,000 or 700,000. ट्रंप का नया फैसला इतना खतरनाक है कि ये नेटो को ताकतवर भी बना सकता है और उसे पूरी तरह तोड़ भी सकता है। ट्रंप का साफ कहना है कि अमेरिका अब नेटो की टोकरी में वो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं डालेगा। अब नेटो को जिंदा रखने के लिए यूरोप को भी बराबर का भागीदार बनना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने नेटो के हर देश को बजट का 5% डिफेंस पर खर्च करने के लिए कहा है, जबकि असलियत यह है कि बहुत से नेटो देश 2% भी रक्षा बजट के लिए नहीं देते। यूक्रेन में तो घमासान जारी है। नेटो पर भी पुतिन की नजरें टेढ़ी हो गई है, क्योंकि जब से कुर्स्क में ज़ेलेंस्की ने हमला किया है, पुतिन इसका हर्जाना नेटो से लेना चाहते हैं। फिलहाल रूस के कुर्स्क इलाके को वापस लेने के लिए पुतिन ने उत्तर कोरिया की फोर्स उतारी हुई है और अब ओरेशनिक मिसाइल से अटैक वाली रणनीति ने ज़ेलेंस्की को परेशान कर दिया है। इस वक्त ज़ेलेंस्की के डर और पुतिन के दावों को देखकर यूरोप भी कांप रहा है, क्योंकि रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। अब पूरा यूरोप पुतिन के ऐसे दायरे में आ जाएगा जिसमें सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जलाने का ऑर्डर जारी किया जा सकता है।